अभी बिहार में ना विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, जिसमें अलीनगर से ना मैथिली ठाकुर जीत कर आई हैं। वो इसी के साथ भारत की सबसे यंगेस्ट एमएलए बन चुकी हैं, और वो भी बिहार जैसे स्टेट से, जहां पर दशकों से राजनीति मर्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है। और ऐसे स्टेट में जेन-ज़ी की एक आवाज एमएलए बनकर आए, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है। लेकिन इसके बावजूद फेमिनिस्ट उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पर फेमिनिस्ट पेजेस ने एक भी पोस्ट मैथिली की जीत के सपोर्ट में नहीं डाली है। उल्टा इन्हीं पेजेस पर मैथिली को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है एंड मॉक किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि मैथिली एमएलए बनना डिजर्व नहीं करती है, कोई कह रहा है कि मैथिली ठाकुर सांप है, तो कोई कह रहा है कि मैथिली ठाकुर फेमिनिज्म के नाम पर धब्बा है। A woman participating in communal violence and benefiting from it is not a feminist icon. At this point, she stands against everything feminism stands for, or what is her power going to do to the minorities. हद तो तब हो गई जब इन्हीं भ्रांत बुद्धियों और इनकी आइडियोलॉजी के लोगों ने मैथिली को सेक्सुअलाइज करना शुरू कर दिया। एआई जनरेटेड फैब्रिकेटेड इमेजेस बनाकर कभी मैथिली को चिराग पासवान, तो कभी पीएम मोदी, तो कभी किसी और पॉलिटिशियन के साथ जोड़कर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बाकायदा मैथिली की बीजेपी पॉलिटिशियंस के साथ ऐसी एआई वीडियोस बनाई गई हैं जिनको यहाँ पर दिखाया जाना भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी रील्स शेयर की जा रही हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि मैथिली जो है ना वो कुंवारी तितली है, ज्यादा टाइम तक उड़ेगी नहीं। ट्विटर और फेसबुक के ऊपर मैथिली के ऊपर गलत गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं, और रेडिट पर तो हालात और भी खराब हैं। वहाँ इंसल्ट इस लेवल की है कि रिपोर्ट भी नहीं की जा सकती है यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद एक भी फेमिनिस्ट मैथिली के सपोर्ट में नहीं आई है, बल्कि इसके बजाय नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि मैथिली बीजेपी की पपेट है, वो गंवार है, उसे पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, ना वो सुंदर है ना उसके पास दिमाग है, बस लक से जीत गई है, उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। कई कमेंट्स तो इतने नीचे गिर चुके हैं कि उनको पढ़ना भी मुश्किल है। मतलब फेमिनिज्म के नाम पर ना सीधे लड़की के कपड़ों, लुक्स और कैरेक्टर पर अटैक किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो एक सेकंड के अंदर ना फिजिकल अपीयरेंस पर टिप्पणी करने को मिसोजिनी बोल देते हैं, लड़कियों पर ऐसी सोच रखने को पेट्रियार्की से जोड़ देते हैं। लेकिन खुद ये सूडो फेमिनिस्ट आज मैथिली ठाकुर के टाइम पर ऐसे गायब हो गए हैं जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एक भी कोई मॉडर्न बड़ा फेमिनिस्ट ना आज मैथिली ठाकुर के सपोर्ट में सेलिब्रेट करने नहीं आया है। Why don't feminists celebrate Maithili Thakur? She's India's youngest MLA. Of course, she's inexperienced. Modi wave भी है, बहुत सारे factors हैं, we know that. But here the issue is, feminists don't know how to celebrate Maithili Thakur because she doesn't fit into the template of a liberated woman. तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मैथिली ठाकुर की जो जीत है, ये इन फेमिनिस्ट को इतना क्यों चुभ रही है? क्यों मैथिली ठाकुर की फेमिनिज्म इन फेमिनिस्ट के टेम्पलेट में फिट नहीं बैठती? और सबसे मेन बात, मैथिली ठाकुर इन फेमिनिस्ट को कैसे जवाब दे? देखिए, आज सूडो फेमिनिस्ट की मैथिली ठाकुर पर जो चिढ़ है ना, उसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वजह कोई एक दो नहीं है, पर सबसे बड़ी वजह यह है कि मैथिली ठाकुर ने उस पूरे नैरेटिव को तोड़ दिया है जिसे आज की सूडो फेमिनिस्ट लॉबी अपना आधार बनाकर चलती है। कैसे? तो इस बात को समझने से पहले ना हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर सूडो फेमिनिस्ट को मैथिली ठाकुर से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है, और इसके लिए हमें मैथिली ठाकुर की कहानी को समझना पड़ेगा। देखिए, मैथिली ठाकुर का जन्म ना बिहार के मधुबनी के नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश ठाकुर था, जो खुद क्लासिकल म्यूजिक के ट्रेंड वोकलिस्ट थे। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि उनकी बेटी में कुछ स्पेशल है, लेकिन टैलेंट होना इनफ नहीं होता है। उस टैलेंट को तराशना पड़ता है, उसको डिसिप्लिन की भट्टी से गुजारना पड़ता है, तब जाकर वो एक आर्ट बनता है। और इसी कारण से जब मैथिली 10 साल की थी, पिताजी ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। मैथिली ठाकुर बचपन से ही रोज सुबह 5 बजे उठकर संगीत का रियाज करती थी। लेकिन इससे दिक्कत ये होती थी कि उनके पड़ोसी हमेशा शिकायत लेकर खड़े हो जाते थे कि मैथिली की आवाज सुबह सुबह सुनकर उनको डिस्टर्ब हो रहा है। इसके कारण कई बार मैथिली और उनके परिवार को मजबूरन दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ता था। इनफैक्ट 10 साल में 17 बार उन्होंने घर बदला है। 17 बार! सोचिए जरा, एक नॉर्मल परिवार के लिए एक घर शिफ्ट करना भी कितना स्ट्रेसफुल होता है, और ये लोग 17 बार शिफ्ट हुए सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी लड़की को रियाज करना था। परिवार में किसी ने भी मैथिली से नहीं कहा कि भाई छोड़ दो म्यूजिक, तुम्हारी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, या फिर वॉल्यूम कम करो अपना। इसके बजाय जब लोगों की लगातार कंप्लेंट आने लगी ना, तो उन्होंने अपना घर साउंड प्रूफ करवा दिया ताकि मैथिली बिना रोक टोक प्रैक्टिस कर सके। और आगे जाकर मैथिली अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो जाती है ताकि अपना करियर बना सके। दिल्ली आने के बाद मैथिली ने अपने सपनों को शेप देना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटी सी एज में ही लिटिल चैंप्स जैसे टीवी रियलिटी शोज में ट्राई करना शुरू कर दिया, लेकिन मैथिली को रिजेक्शन मिला शुरुआत में।
इसके बाद इंडियन आइडल जैसे शोज में चुनी गई, पर आगे चलकर जल्दी ही एलिमिनेट भी हो गई। और इसी कारण से एक वक्त ऐसा भी आया कि वो इतनी टूट गई कि उन्होंने म्यूजिक छोड़ने का प्लान बना लिया था, क्योंकि बार बार रिजेक्शन मैथिली के लिए ट्रॉमेटिक होता जा रहा था। और यहाँ पर ना मैथिली को उसके परिवार स्पेशली उनके फादर से बहुत सपोर्ट मिला, जिसके बाद मैथिली वापस डेडिकेशन के साथ आई। एक बड़ी बात समझने वाली ये है कि मैथिली ने कभी भी अपने फ्यूचर का ब्लेम किसी सोसाइटी पर नहीं डाला। उसने ये कभी नहीं बोला कि मुझे रिजेक्ट किया गया क्योंकि मैं लड़की हूँ, क्योंकि मैं बिहारी हूँ, या फिर इंडस्ट्री पेट्रियार्कल है, बल्कि इसके बजाय मैथिली ने खुद को इम्प्रूव किया और जो खुद की गलतियां थी उनको सुधारा, जिसके कारण रिजेक्शंस के बावजूद मैथिली ने अपने रियाज को डबल कर दिया। हालांकि इसके बाद उसने कई बार सोचा कि बॉलीवुड जाकर ऑडिशन दिया जाए, गाना गाया जाए, पर उनके पिताजी ने उनको समझाया कि भाई अपनी ताकत को मत छोड़ो, अगर वो क्लासिकल में स्ट्रांग है तो उसे क्लासिकल ही गाना चाहिए। देर लगेगी लेकिन एक दिन दुनिया उसको जरूर एक्सेप्ट करेगी। बस फिर क्या था, 2017 में मैथिली के पिता की ये बात सच साबित हो गई। 2017 में जब राइजिंग स्टार शो आया, मैथिली की आवाज पूरे देश तक पहुंच गई। मैथिली ने अपने टैलेंट के दम पर फाइनल तक का सफर तय किया था इस शो में। राइजिंग स्टार के बाद उन्होंने यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो डालने शुरू किए, जिसके कारण मैथिली रातों रात काफी पॉपुलर हो गई। आज के जमाने में जब बॉलीवुड ने रीजनल आर्ट को चीप बना दिया था और वेस्टर्न टच की तरफ भाग रहा था, वहीं रीजनल इंडस्ट्री वल्गैरिटी के नाम पर अपने गानों को बेच रही थी, तब मैथिली ठाकुर ने बिहार और अपने इंडियन कल्चर को, स्पेशली पूर्वांचल के कल्चर को एकदम एक नए लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। छठ के गीत, शादी के सोहर, देवी भजन, सूफी कंपोजिशंस, मैथिली लोकगीत, भोजपुरी कजरी, क्लासिक बंदिशें, मैथिली ने सब गाया। इनफैक्ट उन्होंने तमिल और बाकी लैंग्वेजेस के भी क्लासिकल्स गाए हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी वायरलिटी वेल डिजर्व थी। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। धीरे धीरे मैथिली अपनी सिंगिंग में और इम्प्रूव करती गई और आगे बढ़ती गई, जिसके कारण उन्हें कई अवार्ड्स मिले, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, लोकमत सुर ज्योत्सना अवार्ड, स्टेट आइकॉन ऑफ बिहार, इवन वो क्रिएटर अवार्ड भी जीती। ये सब चीजें कोई 40-45 साल की एज में अचीव करता है, पर मैथिली ने ये सब 25 की एज में अचीव कर ली। लेकिन इतनी कम आयु में भी फेम के बावजूद मैथिली ने अपने रूट्स और कल्चर को नहीं छोड़ा। इसी दौरान इस बिहार इलेक्शन 2025 में उन्हें बीजेपी अलीनगर से लड़ने के लिए टिकट दे देती है। और जैसे ही ये खबर आई कि मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है, लिबरल्स और लेफ्टिस्ट ने मैथिली को अप्रिशिएट करने के बजाय कि कैसे मैथिली ठाकुर जैसे यंग लोग भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वो भी ऐसी पॉलिटिक्स जैसी फील्ड में आना जहां पर विमेन का राइज करना टफ माना जाता है, लिबरल्स ने उल्टा मैथिली को मॉक करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि भाई इसका जीतना तो दूर, उल्टा जमानत जब्त होगी, तो किसी ने कहा कि मैथिली कुछ नहीं कर पाएगी। इतना काफी नहीं था तो एक सीरीज ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया मैथिली को टारगेट करते हुए। कभी झूठ फैलाया गया कि मैथिली जो है वो नॉनवेज खाती है, तो कभी कहा गया कि उसने मिथिला के कल्चर का अपमान किया है। और इन सारी बातों का असर ये हुआ कि मैथिली काफी नेगेटिविटी में घिर गई, और ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है, खुद बोला है कि कई बार वो डिमोरलाइज हो जाती थी। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए था शुरू के 4 दिन कि मैं इतनी नेगेटिविटी मैंने कभी जीवन में नहीं झेली थी, क्योंकि मुझे मेरे माता पिता, मैं अपने पापा को यहाँ पे ज्यादा श्रेय दूंगी, उन्होंने मुझे सबसे अलग काट करके एक कोने में छुपा के रखा था अभी तक कि सिर्फ संगीत पे ध्यान दो, बाहर जो भी कुछ बोल रहा है, चाहे तुम्हारे प्रशंसक है तुम उनको भी मत सुनो, जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं उनको भी मत सुनो। लेकिन अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे पापा ने एक स्टेप पीछे ले लिया है कि अब तन्नू तुम जाओ आगे और तुम देखो कैसी होती है दुनिया, कैसे जीना है। तो ये मेरे लिए शुरू के 4-5 दिन रोज रो रो करके बीतते थे कि इतना बुरा लोग मुझे बोल रहे हैं, मुझे लोग बिल्कुल साबित कर रहे हैं कि मैं डम हूँ, मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहाँ से आ गई हूँ, गुड़िया हूँ। लेकिन इस समय ना उनके फादर ने उनको गाइड किया, जिसके बाद मैथिली ने सारी नेगेटिविटी के बावजूद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेनिंग की, और गेस व्हाट, वो भारी वोट से जीती है, जिसके कारण 25 की एज में वो बिहार की नहीं पूरे भारत की सबसे यंग एमएलए बन चुकी हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिहार जैसे स्टेट में जहां पेट्रियार्की और मेल डोमिनेंस जो सोसाइटी के अंदर देखा जाता है, वहां 25 की उम्र में एक लड़की का एमएलए बनना, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, कोई छोटी बात नहीं है। पर इसके बावजूद आज लिबरल्स और फेमिनिस्ट को ना मैथिली ठाकुर से मिर्ची लग रही है, और इसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ी, जिससे लिबरल सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, बल्कि कई दूसरे रीजन भी हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि क्यों आज लेफ्ट लिबरल्स और सूडो फेमिनिस्ट मैथिली ठाकुर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टा उन्हें मैथिली ठाकुर से दिक्कत हो रही है, ये समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इन फेमिनिस्टों की आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये लोग खुद को लिबरल और फेमिनिस्ट तो बताते हैं, पर असल में इनका एक्चुअल फेमिनिज्म से उतना ही वास्ता है जितना राहुल गांधी का मैच्योरिटी और लॉजिक से। गजब बेइज्जती है,
ये लोग फेमिनिज्म का नाम लेते जरूर हैं, पर इनकी विचारधारा फेमिनिज्म के नाम पर जो कर रही है ना, वो फेमिनिज्म के असली मकसद के बिल्कुल उल्टा है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, पर इससे पहले कि मैं आपको फेमिनिज्म का रियल मतलब समझाऊं, आप इन लोगों की सोच को सोशल मीडिया पर खुद देख लीजिए। इन सूडो फेमिनिस्ट और लिबरल्स की सोच और इनके द्वारा किए गए अंट-शंट कैंपेन्स खुद बता देते हैं कि फेमिनिज्म का प्रेजेंट फॉर्म किस दिशा में मोड़ चुके हैं लोग। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इनकी चपेट में मोस्टली माइनर्स आते हैं। 14-15 साल की लड़कियां इन सब बातों से इन्फ्लुएंस होकर सोच रही हैं कि वल्गैरिटी ही असली फ्रीडम है। ये कितना डेंजरस है ये बताने की जरूरत नहीं है, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आज ये सूडो फेमिनिस्ट फेमिनिज्म को जो मतलब देती है ना, वो सुनकर शर्म आ जाती है। इनके हिसाब से एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करो, उससे पैसा कमाओ। I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like, I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. माइनर्स को जिनके बॉडी पार्ट्स अभी ठीक से नहीं आए हैं ना, उनको डिल्डो जैसी चीजें गिफ्ट में दो। Daughter turned 16. I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her, and I said, Sia, this is what I'm thinking. She was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, Crazy. I mean, are you crazy? चीटिंग और अफेयर जैसी चीजों को मैच्योरिटी की निशानी मानो। Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Boss. तू जा। Say. Now what? No, but I mean, you know you're 3 against 1. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई बात गई. खुद दीपिका शादी के बाहर सेक्स को विमेन एम्पावरमेंट बता चुकी है। My choice to have sex outside of marriage. My choice to love temporarily. My choice to come home when I want. इनफैक्ट एक सूडो फेमिनिस्ट तो साफ साफ कहती है कि अगर आपका पार्टनर आपको पैसे नहीं देता है तो उसको चीट करो, वो डिजर्व करता है। ये कैसा फेमिनिज्म है भाई? एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि मर्दों को हर तरीके से मुश्किल होनी चाहिए, वो डिजर्व करते हैं इस चीज को। ये फेमिनिस्ट सिर्फ चीटिंग, वल्गैरिटी या फिर अननेसेसरी मैन हिटिंग पर नहीं रुकते हैं। इनकी हिपोक्रेसी का अगला लेवल और डेंजरस है। इन सब चीजों के अलावा इनको अपने कल्चर और अपने देश से काफी प्रॉब्लम होने लगती है। एक फेमिनिस्ट वोकिज्म के नाम पर भगवान राम को मॉक करती है, तो कोई कूल बनने के चक्कर में ना भारत के लोगों के खिलाफ ही रेसिज्म शुरू कर देता है। इसके अलावा आप देखिए, ये लोग फेमिनिज्म का नाम लेकर आज हर वो चीज जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो बेसिक मॉरलिटी के अगेंस्ट जाती है। आप देखिए कि लोग हर गलत बिहेवियर को पर्सनल फ्रीडम बताते हैं। लड़की रिलेशनशिप खराब कर दे, पार्टनर को इमोशनली टॉर्चर कर दे, चीटिंग कर दे, प्रॉमिस तोड़ दे, ये सब इनके हिसाब से एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट। वायलेंस तक को ये लोग एम्पावरमेंट बता देते हैं। लखनऊ वाली घटना जो थी वो इसका साफ एग्जाम्पल है। लड़की ने सड़क पर लड़के के मुंह पर लगातार थप्पड़ मारे, गिरेबान पकड़ा, बेइज्जत किया, लेकिन इंटरनेट पर पूरा फेमिनिस्ट इकोसिस्टम उसे ही सपोर्ट दे रहा था। लड़का विक्टिम था या नहीं, ये सवाल पूछना भी अलाउड नहीं था, क्योंकि इनकी नज़र में लड़की वायलेंस करे तो ब्रेवरी, लड़का कुछ बोले तो टॉक्सिसिटी। सिलेक्टिव आउटरीच इतने एक्सट्रीम हैं कि जेंडर बदलते ही, लिंग बदलते ही पूरे मोरल स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं। लड़की लड़के पर हाथ उठाए तो जस्टिफाइड, लड़का अपने बचाव में रिएक्ट कर दे तो क्रिमिनल। और यही माइंडसेट इनकी पूरी आइडियोलॉजी में घुस चुका है। ऐसे ही ये लोग नैतिकता के बेसिक रूल्स को फेमिनिज्म कहकर ट्विस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप नेहा धूपिया की बात कर लीजिए। कैसे ये कहती है कि अगर लड़की अपने करंट पार्टनर को चीट करती है और एक से ज्यादा लवर रखती है तो इट्स हर चॉइस। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। Of course. या नोबडी गिव्स यू द राइट, नोबडी गिव्स यू द राइट। और इसी प्रकार से ओटीटी शोज और फिल्म्स के अंदर भी यही गटर लेवल नैरेटिव पुश किया जा रहा है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टॉक्सिक एटीट्यूड, वल्गैरिटी, सबको विमेन एम्पावरमेंट की तरह दिखाना एक नया फॉर्मूला बन चुका है। So I was lying there with my legs wide apart, and then he told me, what? Yeah, to take a bath 3 times a day. हद तो तब हो जाती है जब ये सूडो फेमिनिस्ट अपने एजेंडा के लिए क्रिमिनल्स, अपराधियों तक को डिफेंड करने लगते हैं, बस इसीलिए क्योंकि सामने वाला लड़का है। और इसीलिए आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सूडो फेमिनिस्ट की वजह से आज भारत में फेमिनिज्म का असली मकसद, यानी कि महिलाओं के लिए एजुकेशन, सेफ्टी, सेल्फ रिलायंस या डिग्निटी, इन सब चीज़ों से ध्यान हट करना बिल्कुल एक नए ट्रैक पर चला गया है। इनफैक्ट इनके लिए कोई लड़की आधुनिकता के नाम पर अपने कल्चर को गाली दे, इक्वालिटी के नाम पर सिर्फ मैन हंटिंग करे या फिर फ्रीडम के नाम पर अपनी सेक्सुअलिटी को बेचकर
सक्सेसफुल बने, पैसा कमाए, तो उसे मॉडर्न और फ्री माना जाता है। और ये सब बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, इनका बस चले तो ये लोग कल को प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी जैसी चीजों को एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बना देंगे। अरे मैं तो भूल चुका था, ये तो ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। लेकिन इसमें आयरनी आपको पता है क्या है? यही लोग सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसे फीमेल ऑफिसर्स को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हमारे एथलीट्स जो हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उन्हें सेलिब्रेट नहीं करते हैं। उल्टा दे विल मॉक देम, क्योंकि वो उनकी फेमिनिस्ट की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते। ये लोग अपने ही डीलुलू वर्ल्ड में जीते हैं और एक्चुअली विमेन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इनके लिए वल्गैरिटी ही फेमिनिज्म है। लेकिन वहीं जब इसी माहौल में मैथिली ठाकुर जैसी लड़की सामने आती है जो देसी है, साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, वल्गैरिटी की जगह डिसेंसी चुनती है, परिवार के साथ सम्मान से रहती है, अपने कल्चर को प्राउडली एक्सेप्ट करती है, इनफैक्ट अपने आर्ट के थ्रू अपने कल्चर को प्रमोट करती है, और सबसे मेन बात, मैन हंटिंग नहीं करती, हर चीज में मेल्स को डिह्यूमनाइज नहीं करती, तो ये पूरा सूडो फेमिनिस्ट नैरेटिव हिल जाता है। और यहीं से इरिटेशन शुरू होती है, क्योंकि जो नैरेटिव उन्होंने सालों तक पुश किया है, मैथिली ठाकुर जैसी लड़की उसे पूरी तरीके से गलत साबित कर देती है। देखिए, इस परेशानी की असली समस्या मैथिली की सफलता नहीं है। असली समस्या ये है कि मैथिली उस पूरे ढांचे को तोड़ देती है जिसके ऊपर आज की सूडो फेमिनिस्ट सोच अपनी राजनीति और अपनी विचारधारा को चलाती है। जरा सोच कर देखिए कि एक ऐसे माइंडसेट के सामने एक लड़की खड़ी होती है जो बिल्कुल अलग, बिल्कुल उल्टा रास्ता चुनती है और फिर भी उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, तो ऑब्वियस है मिर्ची तो लगेगी। ऊपर से लिबरल्स और फेमिनिस्ट को जो सबसे ज़्यादा चीज़ दर्द देती है ना, वो ये है कि आज मैथिली ठाकुर ओपनली खुद को हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ अलाइन कर रही है, ओपनली अपने कल्चर को फ्लॉन्ट और प्रमोट करती है। मैथिली किसी तरीके की वल्गैरिटी और चीप ग्लैमर का पार्ट नहीं बनती है। और एक बहुत बड़ा कारण है जलन का, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर फेम का बड़ा हिस्सा वल्गैरिटी, बोल्डनेस, एब्यूसिव बिहेवियर और कंट्रोवर्सी ड्रिवन कंटेंट से आता है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स इसको एम्पावरमेंट का लेवल दे देते हैं। आज जितने भी लोग खुद को सोशल मीडिया के ऊपर फेमिनिस्ट कहते हुए घूम रहे हैं, आप उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को एक बार देख लो, उन्होंने इसी वल्गैरिटी से तो फेम पाया है। क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि सबसे फास्ट और सिंपल तरीका यही है ग्रो करने का। लेकिन मैथिली ठाकुर ने बिना स्किन दिखाए, बिना वल्गैरिटी के, सिर्फ अपने टैलेंट से अपना सफर तय किया है। और यही चीज सूडो फेमिनिज्म के सबसे बड़े मिथ को तोड़ देती है कि अगर लड़की ट्रेडिशनल ख्यालों की है, मॉडेस्ट है, साड़ी पहनती है, ग्राउंडेड है, फैमिली ओरिएंटेड है, तो मॉडर्न या फिर एम्पावर्ड नहीं हो सकती। और इसी कारण जब 25 साल की उम्र में एक मिडिल क्लास की लड़की बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड और बिना किसी डायनेस्टी के बड़े मार्जिन से एमएलए बनने में कामयाब होती है, तो किसी भी फेमिनिस्ट के लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी। पर सूडो फेमिनिस्ट को मैथिली ठाकुर चुभ रही है, क्योंकि मैथिली ठाकुर वो सच बन गई है जिसे फेमिनिस्ट हमेशा से छुपाना चाहते थे। आप क्या सोचते हैं मैथिली ठाकुर के ऊपर चल रही इस बकवास के बारे में? हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर आपको दूसरा वीडियो इस समय दिख रहा है, उसको अवश्य देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड।